नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन कर लिया था। उसके सारे सवाल हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की अपनी जो क्लास है उसके अंदर हम इस दूसरे पार्ट संबंध तथा फलन का लेक्चर नंबर 3 यानी प्रश्नावली 2.3 को लेकर आए हैं, जिसके आज हम इसके सारे सवाल करने वाले हैं। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो वीडियोस हैं उनको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि आपका जो लाइक और शेयर है वो हमारे लिए गूज़बम्प का काम करेगा, जिसके कारण हम और भी बेहतर क्वालिटी के साथ में आपके सामने वीडियो लेके आ पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन करने वाले हैं। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है जिसके बारे में हम प्रश्नावली 2.2 में अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने प्रांत परिसर पढ़ा था, संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, संबंध किस प्रकार से फलन होता है, किस प्रकार से फलन नहीं होता, वो सारी चीजें हमने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ ली थी। तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हम इसकी लिंक भी डाल देंगे थे, तो वहां से आप प्रश्नावली 2.2 को भी वापस देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपकी अपनी ये क्लास, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 है अपना ये प्रश्नावली 2.3। डायरेक्ट इसके सवाल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि संबंध और फलन के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने प्रश्नावली 2.2 के साथ में पढ़ लिए थे। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रश्नावली 2.2 की लिंक मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप प्रश्नावली 2.2 का वो वीडियो है, लेक्चर है, उसको आप वापस से देख सकते हैं। उसके स्टार्ट में हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो समझा दिए थे, तो आप वहां से उन कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। पहला सवाल है इसका कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। अब हमारे पास संबंध है, मैंने कहा था कोई भी समुच्चय है उसके अंदर अगर अवयव दिए गए हैं आपस में एक दूसरे से रिलेट तो होंगे ही, वो एक दूसरे के साथ में संबंध रखेंगे। ये दो दो का जोड़ा है, मतलब 5 का 1 के साथ में संबंध है, 8 का 1 के साथ में संबंध है, 11 का 1 के साथ में संबंध है, मतलब इनका आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंध तो दिया हुआ है। कहा गया है पता करना है क्या ये संबंध है वो फलन है या नहीं। संबंध को हमें क्या बताना है, फलन, फलन है या नहीं ये हमें चेक करना है, कारण का उल्लेख भी करना है, और यदि फलन संबंध अगर फलन है तो उसका हमें परिसर भी निर्धारित करना है। अगर संबंध फलन आ जाता है तो उसका हमें परिसर भी लिखना है। देखते हैं, जब भी कोई संबंध दिया हो जाता, हमें कोई भी संबंध दिया जाता है, अगर संबंध के अंदर जो बिंब है, अगर एक बिंब का केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है, एक प्रांत का केवल एक ही परिसर आता है, तब हम कहते हैं कि वो संबंध क्या है, फलन है। और जब एक बिंब के एक से ज्यादा प्रतिबिंब आ जाए या फिर एक प्रांत के एक से ज्यादा परिसर आ जाए, तब समझ लेना है कि वो संबंध फलन नहीं है। यहां पर देखते हैं आगे वाले जो मान है वो सारे प्रांत है, पीछे वाले मान सारे क्या है, परिसर। देखना, प्रांत का परिसर एक आया, यहां पर भी प्रांत का परिसर एक आया, यहां पर भी प्रांत का परिसर एक आया, मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा प्रांत का परिसर एक ही आ रहा है, एक से ज्यादा बिंब का प्रतिबिंब केवल एक ही आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पर वो संबंध फलन नहीं होता। तो इसको किस प्रकार से दर्शाएंगे, देखना हमारे पास जो संबंध दिया हुआ है वो है रिलेशन दिया है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, रिलेशन। अब रिलेशन के अंदर आगे वाला प्रांत है, पीछे वाला क्या होता है, परिसर होता है। अगर इसको यहाँ पर रिलेशन में लिखा जाए, यहाँ पर इनको आरेख के रूप में अगर लिखे, तीर आरेख के द्वारा इसको दर्शाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे पास 2 5
8, 11, 14 और 17। और देखना इसके परिसर में सब जगह क्या है, 1 है। परिसर में सब जगह क्या है, 1। इसका मतलब कि हमारे पास जो 2 होगा, हमारे पास जो 2 होगा, उस बिंब का प्रतिबिंब केवल क्या बनेगा, 1। 2 का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 1। वैसे ही 5 का प्रतिबिंब भी क्या बनाना है, 1। 5 का प्रतिबिंब भी क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही 5 का प्रतिबिंब भी हम क्या लिखेंगे, 1। 8 का प्रतिबिंब भी क्या लिखेंगे, 1। 11 का प्रतिबिंब भी 1। 14 का प्रतिबिंब भी 1 और 17 का प्रतिबिंब भी 1। मतलब जितने भी हमारे पास प्रांत है उन सभी का परिसर केवल 1 आ रहा है। उन सभी का परिसर केवल क्या आ रहा है, 1। जितने भी प्रांत हैं उन सभी का परिसर हमारे पास केवल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब बिंब अनेक है, बिंब क्या है, अनेक, लेकिन उनका प्रतिबिंब क्या आ रहा है, 1। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या कहते हैं, वो संबंध फलन नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 से अधिक प्रांत का एक ही परिसर है। अतः संबंध फलन नहीं है। अतः संबंध क्या हो जाएगा, फलन नहीं होगा, क्योंकि एक से ज्यादा जो हमारे पास बिंब है उनका एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, एक से ज्यादा प्रांत है उनका परिसर केवल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो संबंध है वो हमारे पास फलन नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास प्रांत, ये हो जाएगा हमारे पास परिसर। ये प्रांत हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परिसर। कहा गया यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। अगर फलन होता तो हम उसका परिसर लिखते, अब फलन नहीं है तो परिसर लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल में कहा गया है। अगला है कि अब की बार हमारे पास जो रिलेशन दिया है वो है 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7। इसका अगर हम तीर आरेख बनाएं, आगे वाले प्रांत, पीछे वाले परिसर। प्रांत के अंदर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। जबकि परिसर में लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कहा गया है 2 का प्रतिबिंब क्या है, 1। 2 का प्रतिबिंब 1। 4 का प्रतिबिंब 2। 6 का प्रतिबिंब 3। 8 का प्रतिबिंब 4। 10 का प्रतिबिंब 5। 12 का प्रतिबिंब 6 और 14 का प्रतिबिंब 7। देखना प्रत्येक बिंब का केवल एक ही प्रतिबिंब आ रहा है। प्रत्येक बिंब का केवल कितना प्रतिबिंब आ रहा है, एक। एक प्रांत का केवल एक ही परिसर है। एक प्रांत का केवल क्या है, एक ही परिसर। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो हम कहते हैं संबंध फलन है। तो यहां पर क्या लिखेंगे,
संबंध फलन है। कारण क्योंकि प्रत्येक बिंब का केवल एक ही प्रतिबिंब है। प्रत्येक बिंब का केवल एक ही प्रतिबिंब है। आप बिंब की जगह प्रांत लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की जगह परिसर भी लिख सकते हैं। अब यहां से हमें परिसर लिखना है। क्या लिखना है? परिसर। मतलब जो संबंध दिया हुआ है उसके अंदर जो पीछे वाला मान होता है वो क्या होता है? परिसर। तो परिसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारे पास परिसर। इस प्रकार से आप प्रांत और परिसर लिख सकते हैं। अगला है 1 3 1 5 और 2 5। इसके अंदर लिखेंगे 1 और 2। 1 1 2, तो 1 और 2 लिखा। परिसर में 3 5 5, मतलब 3 और 5। पहला कहा है कि 1 का प्रतिबिंब 3 है। 1 का प्रतिबिंब क्या है? 3। फिर कहा है 1 का प्रतिबिंब 5 है। 1 का प्रतिबिंब 5 है। फिर कहा है 2 का प्रतिबिंब भी 5 है। 2 का प्रतिबिंब भी 5 है। क्या यह संबंध फलन होगा? संबंध फलन देखते। एक बीम से कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। एक बीम से कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं? 2। जबकि एक बीम से केवल एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। अतः यह जो संबंध है वो फलन नहीं होगा। संबंध फलन नहीं होगा। संबंध है वो फलन नहीं होगा। अब संबंध फलन नहीं है तो इसका परिसर लिखने की जरूरत नहीं है। कारण लिख देंगे क्योंकि एक बीम के एक से ज्यादा प्रतिबिंब। आप चाहे तो यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि जो बिंब है एक, उसके 2 प्रतिबिंब है 3 तथा 5। आप इन अवयवों को भी लिख सकते हैं कि बिंब कौन है, प्रतिबिंब कौन है, उसको भी लिख सकते हैं। अगला है सवाल नंबर 2। शानदार सवाल है। लिखा गया है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। कि यहां से जो फलन आएंगे वो क्या होंगे? वास्तविक। ये जो फलन है f(x), फलन दिया है f(x), f(x) बराबर दिया है माइनस फिर मॉड ऑफ x, और ये फलन कहा गया है हमारे पास वास्तविक है। फलन क्या है? वास्तविक। मतलब यहां से जो भी मान आएगा वो कैसा आएगा? वास्तविक आएगा। जो भी मान आएगा वो कैसा आएगा? वास्तविक आएगा। अब देखना, अब हमें इसके प्रांत और परिसर लिखने। प्रांत और परिसर। अब प्रांत क्या होता है? जो मान हम अंदर रखते हैं। और परिसर क्या होता है? मान रखने पर जो हमारे पास उत्तर आता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? परिसर। मतलब रखा गया मान तो प्रांत है और जो हमें आउटपुट मिलता है वो है हमारे पास परिसर। इनपुट तो होता है प्रांत, आउटपुट क्या होता है? परिसर। अब कहा है इसके प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। मतलब मैं यहां पर x की जगह कोई मान रखना है। देखना, x की जगह अगर मैं कोई प्लस का मान रखूं, रफली इसको लिखना है यहां पर
यहां पर मैंने लिखा कोई माइनस वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का 1। अब -1 मॉड लगा हुआ है, तो मॉड के कारण जो माइनस वाली राशि होती है वो किस में चेंज हो जाती है, प्लस के अंदर। तो ये बाहर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 1, और उसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस। मॉड से तो -1 बाहर निकला तो प्लस का 1 बच गया, लेकिन आगे माइनस लगा था, इसके कारण ये वापस क्या हो गया माइनस का 1, माइनस का 1। अगर प्लस वाले कोई वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ 1। अब 1 का मॉड कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। अब 1 बाहर आकर वापस माइनस से गुना होगा तो वापस क्या आ जाएगा माइनस का 1। आप चाहे प्लस की कोई भी संख्या रखो, मॉड के कारण वो प्लस की रहेगी, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है, जब मॉड से बाहर आएगी तो उस माइनस के कारण वो संख्या किस में चेंज हो जाएगी माइनस में। और अगर माइनस वाली कोई संख्या अंदर रखते हैं तो मॉड के कारण वो संख्या प्लस की हो जाएगी, और वापस बाहर आएगी तो उस माइनस के कारण माइनस में चेंज हो जाएगी। मतलब ये बाहर जो माइनस लगा है वो सारी माइनस की और प्लस की संख्याओं को मॉड के बाहर निकलने पर वापस किस में बदल देता है माइनस में। मतलब जो भी मान आएगा मॉड से तो प्लस का ही आएगा, चाहे अंदर माइनस का मान रखे या प्लस का, लेकिन वो धनात्मक मान जब बाहर आएगा तो इस माइनस के कारण किस में चेंज हो जाएगा ऋणात्मक, किसमें नेगेटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगा। मतलब परिसर है जो आउटपुट है वो कभी भी धनात्मक आने वाला नहीं है, वो हमेशा क्या आएगा ऋणात्मक। आउटपुट हमेशा क्या आने वाला है ऋणात्मक। मतलब इसका जो परिसर होगा वो ऋणात्मक संख्या होगी। कैसी संख्या होगी ऋणात्मक संख्या। जबकि अंदर हम जो मान रख रहे हैं, जो इनपुट रख रहे हैं, वो आप धनात्मक संख्या भी रख सकते हैं, ऋणात्मक संख्या भी रख सकते हैं, धनात्मक भी रख सकते हैं और ऋणात्मक भी रख सकते हैं। देखना एक बार हम यहां पर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0। अब 0 मॉड से बाहर आएगा तो 0 ही रहेगा, और -0 कभी होता नहीं है। 0 के आगे चाहे प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो जाएगा 0। मतलब केवल 0 रखने पर वो का वो मान आ रहा है, बाकी प्लस का रख रहे हैं तो भी माइनस आ रहा है, माइनस का रख रहे हैं तो भी माइनस आ रहा है। मतलब अंदर हम मान क्या रख रहे हैं, मान तो सारे प्लस वाले, सारे माइनस वाले और 0। मतलब इन सभी को मिलाकर क्या बोलेंगे वास्तविक संख्या। सभी को मिलाकर हम क्या बोलेंगे वास्तविक संख्या। यहां पर जैसे मैंने कोई प्लस वाली संख्या लिखी, क्या मान रखा धनात्मक माइनस तो धनात्मक मान मॉड के कारण क्या हो जाएगा धनात्मक ही रहेगा। मॉड तो सभी को धनात्मक में ही चेंज करता है, और माइनस आगे लगा हुआ है मतलब क्या हो जाएगा अब ऋणात्मक। मतलब एफ प्लस मतलब प्लस वाली राशि रखोगे तो क्या आएगा ऋणात्मक आएगा। वही मैं यहां पर मान रखता हूं ऋणात्मक। मान क्या रखे ऋणात्मक माइनस मॉड ऋणात्मक। अब मॉड लगा है तो ऋणात्मक किस में चेंज हो जाएगा धनात्मक में। मॉड से बाहर जब भी राशि आएगी वो हमेशा किस में आएगी प्लस में आएगी, और धनात्मक के आगे माइनस लिखा हुआ है मतलब किस में बदल जाएगा ऋणात्मक में। मतलब एफ माइनस मतलब प्लस भी रखा तो भी ऋणात्मक आया, माइनस रखा तो भी ऋणात्मक आया। अगला लिखते हैं 0 -0
बाहर आएगा तो जीरो ही रहेगा, और जीरो के आगे माइनस लगाए तो क्या हमें रहता है जीरो। मतलब एफ जीरो का मान क्या रहा, एफ जीरो। देखना हमने अंदर मान क्या रखे हैं, प्लस वाली संख्या रखी है, माइनस वाली संख्या रखी है और जीरो। इन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं हम, अगर इसको मैं कहूं समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण तीन, तो समीकरण एक, दो व तीन से, समीकरण एक, दो व तीन से इसका जो प्रांत होगा, इसका जो प्रांत होगा वो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा रियल नंबर। प्रांत क्या हो जाएगा, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। कि वास्तविक संख्या के अंदर सारी प्लस की, माइनस की, जीरो की, सारी की सारी संख्याएं शामिल होती है। तो अंदर हम मान रख रहे हैं वो सारे प्लस के रख रहे हैं, माइनस के रख रहे हैं और जीरो रख रहे हैं। मतलब इसका प्रांत होगा वो क्या हो जाएगा, आर, मतलब वास्तविक संख्या। प्रांत हो जाएगा वास्तविक संख्या। जबकि इसका परिसर, इसका परिसर, इसका परिसर क्या है, जब भी अंदर धनात्मक मान रखा ऋणात्मक मान आया, जब भी माइनस वाला मान रखा ऋणात्मक मान रखा तो भी ऋणात्मक आया, जब जीरो रखा तो जीरो आया। इसका मतलब केवल जो धनात्मक मान है वो हमको शामिल नहीं करने हैं। मतलब जो वास्तविक संख्या है उसके अंदर हमें जो धनात्मक मान है वो वहां से हटा देना है, जीरो, और जो ऋणात्मक मान है वही हमारे पास परिसर के रूप में आया है। तो क्या लिखेंगे, परिसर क्या आया, जीरो तथा ऋणात्मक वास्तविक संख्या। मतलब परिसर हम कैसे लिख सकते हैं, और परिसर हो जाएगा हमारे पास कि जो परिसर है, जो परिसर है वो या तो जीरो के बराबर होना चाहिए या फिर जीरो से कम होना चाहिए। या तो जीरो के बराबर हो या फिर जीरो के कम हो। तो परिसर क्या लिखेंगे, परिसर है वो इक्वल और लेस देन जीरो है। मतलब या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से कम होगा, मतलब ऋणात्मक वाला भाग। तो परिसर लिखेंगे परिसर लेस एंड इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास परिसर। समझने की बात है, आशा है समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगला है फलन दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नाइन माइनस एक्स स्क्वायर वास्तविक फलन है। फलन कैसे है, वास्तविक, मतलब अंडरूट से जो भी मान आएगा, अंडरूट से जो भी मान आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पूरा आएगा। कैसा आएगा, पूरा। अगर अंडरूट के अंदर कोई ऐसा मान आता है जो पूरा पूरा बाहर नहीं आता तो वो हमारे पास क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये मिलकर क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। मतलब अंडरूट के बाहर या तो पूरा मान आना चाहिए या फिर अंडरूट के अंदर ही मान रहना चाहिए। वो मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। वो मान कभी भी कैसा नहीं आना चाहिए, ऋणात्मक। क्योंकि जैसे ही अंडरूट के अंदर हम कोई माइनस वाली वैल्यू रखते हैं वो हमारे पास काल्पनिक संख्या हो जाती है और उसको हम आयोटा से दर्शाते हैं। मतलब अंडरूट के अंदर कभी भी माइनस में संख्या नहीं आनी चाहिए, तभी वो फलन इस रूप में लिखा गया है। ये फलन है, ये वास्तविक है। क्या है, वास्तविक। मतलब यहां से कभी भी हमें माइनस के अंदर वैल्यू नहीं लानी। अंडरूट के अंदर जो भी मान लाना है वो प्लस में लाना है, कभी भी माइनस में नहीं लाना। यहां पर मान रख के देखते हैं। पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस जीरो अंडरूट का 9 हो जाएगा 3। मतलब जीरो रखा तो क्या आया, 3। वैसे ही हम f बराबर -1 रखते हैं।
क्या रखते हैं, -1। तो क्या हो जाएगा 9 -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 -1 का स्क्वायर +1, 9 -1 √8। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 रखा था, हमारे पास आया √8। वैसे अगला हम रखते हैं +1। तो क्या हो जाएगा 9 -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, 9 -1 8। मतलब 1 रखा तो भी कितना आया, √8। देखना x का मान चाहे आप प्लस का रखो या फिर माइनस का रखो, दोनों से वैल्यू एक ही आने वाली है, क्योंकि माइनस लिखोगे तो उसका स्क्वायर होकर भी क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस लिखोगे तो उसका स्क्वायर प्लस ही रहने वाला है। तो x का मान चाहे आप उसी संख्या के लिए माइनस लिखे या उसी संख्या के लिए प्लस लिखे, कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। देखना -1 रखा तो भी √8 आया और +1 रखा तो भी √8 आया, मतलब एक ही संख्या है और उसका आगे अगर आप प्लस भी लगा रहे हैं माइनस भी लगा रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका जो मान आएगा उसके अंदर कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के कारण माइनस तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो दोनों से जो मान आया वो हमारे पास क्या है, √8। अगला हम केवल 2 और 3 के लिए चेक करते हैं और आगे क्या आता है मान, क्योंकि प्लस का लोगे तो भी वही मान आएगा, माइनस का लेंगे तो भी वही मान आने वाला है। उसके बाद 2 रखें, 9 -2 का स्क्वायर, 9 -4 हो गया √5। मतलब 2 रखा तो भी √5 आया, और यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि -2 रखेंगे तो भी क्या आएगा, √5। -2 रखेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, √5। वैसे हम 3 रखते हैं, क्या हो जाएगा 9 -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 -9, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और √0 क्या हो जाता है 0। हमारे पास जो f(3) है वो कितना आया 0। यहाँ से बिंदु लिख सकते हैं 3,0 या फिर -3,0। देखना अगर मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ फलन के लिए जो वैल्यू है x की वो क्या ली 4, तो क्या हो जाएगा 9 -4 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 9 -16, तो आएगा माइनस का √7। और ये हमारे पास वास्तविक संख्या नहीं है, जो फलन का मान आया वो क्या आया है काल्पनिक, क्योंकि √ के अंदर जब भी माइनस वाली संख्या आती है उसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं, आयोटा से दर्शाते हैं। तो हमारे पास जो फलन का मान है वो ये नहीं आना चाहिए, कभी भी √ के अंदर माइनस वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए प्लस वाली संख्या। तो हमारे पास ये क्या आ रही थी, माइनस वाली संख्या आ रही थी, तो इसको हम फलन की वैल्यू के रूप में काउंट नहीं करेंगे, केवल कहाँ तक मान लेंगे 3 तक। अब इसके आगे 4 के आगे कुछ भी रखेंगे, अब आप -4 भी रखेंगे तो भी ये √ के अंदर माइनस का साथ ही आएगा। अगर आप यहाँ पर 4 से अधिक वैल्यू रखेंगे तो भी √ के अंदर माइनस वाला ही मान आएंगे, जो कि काल्पनिक होंगे। हमें केवल वास्तविक फलन के रूप में दिया हुआ है, तो जो वास्तविक फलन का जो मान है वो न्यूनतम कितना आ सकता है 0 आ सकता है, परिसर है वो न्यूनतम कितना हो सकता है 0, 0 से माइनस की ओर नहीं जा सकते। अब यहाँ से हमें इनके प्रांत और परिसर लिखने हैं। मैंने कहा था जो इनपुट होता है वो प्रांत होता है और जो आउटपुट आता है वो परिसर, तो यहाँ से इनके प्रांत और परिसर लिखते हैं। प्रांत अंदर मान क्या क्या रखे हमने, 0 रखा है, +1 रखा है, -1 रखा है, +2 रखा है, -2 रखा है, +3 रखा है और -3 रखा है। ये हमारे क्या है प्रांत है। अगला है हमारे पास परिसर, कि मान रखे तो हमारे पास आउटपुट क्या मिला, हमें 0 रखा था तो मिला था 3, -1 और +1 रखा था तो आया √8। अब देखना 2 बार आ रहा है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 बार लिखे,
क्योंकि ये समुच्चय के रूप में लिखा है और समुच्चय के रूप में अवयव को केवल एक बार ही लिखते हैं। फिर आया हमारे पास √5, 2 बार आ रहा है लेकिन लिखना कितनी बार है, 1 बार, और 0। ये हो जाएगा हमारे परिसर। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फलन है f(x) 2x - 5 द्वारा परिभाषित है। हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं f0। फलन दिया हुआ है हमारे पास f(x) बराबर 2x - 5। हमें f0 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, f0 की। मतलब x की जगह क्या रखना है, 0। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे, 0, तो क्या हो जाएगा, f(0) 2 × 0 - 5, 2 × 0 0 - 5, तो मान कितना आएगा, -5। मतलब f0 इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5। सिंपल सवाल है कि जो x की वैल्यू उसकी जगह में क्या पुट करना है, 0। अब x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 0 - 5, कितना बचेगा, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम फलन है 2x - 5। वैल्यू निकालनी है f7 पे, f7 पे। मतलब x की जगह कितना पुट करना है, 7, तो क्या हो जाएगा, 2 × 7 - 5, तो ये हो जाएगा 14 - 5, कितना हो जाएगा, 9। 14 में से 5 गए तो कितना आए, 9 आए। अगला पुट करना है f-3, मतलब x की जगह माइनस का 3। समझने लायक ज्यादा है नहीं कि जो फलन है उसके मान निकालने हैं अलग अलग x के मान लेकर। यहां पर -3 रखना है, तो क्या हो जाएगा, f-3, 2 × -3 -5, और 2 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और ये हो जाएगा -5। दोनों संख्या माइनस की, माइनस का निशान और दोनों को ऐड करके लिखेंगे, हो जाएगा -11। अगला है फलन t सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, और TC बराबर दिया है 9c/5 + 32। लिखा हुआ 9c/5 + 32। हमें निम्नलिखित ज्ञात करना है T0। मतलब यहां पर भी C की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है। देखना, TC की वैल्यू निकाली है और ये TC इस रूप में लिखा हुआ है, मतलब C की जगह क्या लिखा हुआ है, 0। हमें वैल्यू निकालनी है T0 पे। मतलब C बराबर क्या रखना है, 0। C बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, T0 9 × 0/5 + 32। 9 × 0 0, और 0 में किसी का भाग देंगे तो 0, +30। T0 पे वैल्यू कितनी आई, 32। अगला क्या है, जहां पर 9c/5 लिखा हुआ है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 9c/5 + 32। हमें T28 पे मान ज्ञात करना है। TC बराबर दिया है 9c/5 + 32। हमें T28 पे ज्ञात करना है, मतलब C बराबर क्या रखना है, 28। तो क्या हो जाएगा, T28 9 × 28 5 + 32,
28 और 9 का मल्टीप्लाई करें, $252 बटे में प्लस 30, 5 का डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा अपने पास 50 और 32, 82 पॉइंट, मतलब T28 पे वैल्यू कितनी आई अपने पास 82.4। मतलब केवल वैल्यू रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि TC के रूप में ये फलन दिया हुआ है और यहाँ पर C का मान दिया हुआ है। C का मान कितना है 28, तो हमारे पास जो संबंध दिया हुआ है उसके अंदर जो फलन है उसके अंदर जहाँ कहीं पर भी C है उसकी जगह कितना पुट कर देना है 28, और उसके बाद में नॉर्मल सी कैलकुलेशन। अगला है T-10, 9C बटे 5 प्लस 32। समझाने लायक इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं। T की जगह अब की बार वैल्यू क्या पुट करनी है माइनस का 10, तो हो जाएगा T-10, C की वैल्यू पुट करनी है माइनस का 10, तो हो जाएगा 9 इंटू -10 बटे 5 प्लस 32, ये हो जाएगा 5 से काटे तो कितना आएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस 30, तो ये हो जाएगा अपने पास 14 प्लस का 14। अगला है सवाल नंबर 4 कि C का मान ज्ञात करना है। अब की बार किसका मान ज्ञात करना है C। अब की बार TC की वैल्यू नहीं दी हुई है, अब की बार में TC की वैल्यू दी हुई है, अब की बार C का मान दिया हुआ नहीं है। हर बार जितने भी हमने ये तीनों सवाल किए हैं इनके अंदर में C की वैल्यू दी हुई थी। C की वैल्यू -10 थी, C की वैल्यू 28 थी, C की वैल्यू 0 थी, लेकिन अब की बार हमें C की वैल्यू ही निकालनी है, जबकि अब की बार T ऑफ C पूरा दिया हुआ है। अब की बार T ऑफ C पूरा का पूरा दिया हुआ है, T ऑफ C 9C बटे 5 प्लस 32, क्योंकि T ऑफ C अब की बार कितना दिया है 212, तो T ऑफ C की जगह कितना लिखेंगे 212, T ऑफ C की जगह कितना लिखेंगे 212, और ये हो जाएगा अपने पास 9C बटे 5 प्लस 30, पहले प्लस वाली वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस का 32 है उधर जाएगा तो माइनस का 212 माइनस 32 9C 5, 212 में से 32 घटाए तो अपने पास हो जाएगा 180 बराबर 9C बटे 5। इसको लिख सकते हैं 9C बटे 5 बराबर 180। 5 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर केवल क्या बचेगा C 180 इंटू 5 बटे में 9, 9 से काटें 20 बार, 20 इंटू 5 100, तो C का मान कितना आया 100। जब TC बराबर हमें 212 दिया है तो हमने TC पूरे की वैल्यू कितनी रख दी 212, प्लस का 32 था उधर भेजा 180 आया, फिर 9C बटे 5 बराबर 180 था, तो 5 भाग में था इधर आया तो गुणा में, और 9 गुणा में था इधर आया तो भाग में, काटा तो हमारे पास 20 आया, 20 का गुणा 5 के साथ किया तो कितना आया 100। सिंपल क्वेश्चन था ये चौथा, ज्यादा कुछ समझने का था नहीं। अगला है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है। प्रत्येक फलन का क्या ज्ञात करना है परिसर। फलन हमको दिया हुआ है, फलन हमको दिया हुआ है, फलन है हमारे पास 2 माइनस 3x। अब कहा है x बिलोंग टू r लेना है। क्या बोला है x बिलोंग टू r, x का मान है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए और x इज ग्रेटर देन 0, और x का जो मान है वो 0 से बड़ा भी लेना है। वास्तविक संख्या लेनी है और 0 से
बड़ी लेनी है, वास्तविक संख्या लेनी है और 0 से बड़ी। मतलब कोई भी ऋणात्मक मान यहाँ पर हमको नहीं लेना, जो भी मान लेना है वो सब कैसा लेना है, धनात्मक। 0 से बड़ा लेना है मतलब 0 भी शामिल नहीं करना, 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो अंदर जो भी वैल्यू रखेंगे वो क्या आएगी, 0 से बड़ी मतलब 1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 1। कुछ वैल्यू रख के देख देते हैं। 0 से बड़ी रखनी थी मतलब हमने क्या रखा, 1। तो हो जाएगा 2 × 3 × 1, 2 - 3 -1। एक और संख्या बड़ी रख के देखते हैं, 2 रखें, 2 × 3 × 2, ये हो जाएगा 2 - 6 -4। मतलब अब जो भी संख्या रखोगे वो 2 से बड़ी ही रखोगे। इसका मतलब -4 से तो छोटा ही आएगा, -1 से छोटा ही आएगा। अब कोई भी मान इनसे बड़ा आने वाला नहीं है। जो भी मान आएगा वो ऋणात्मक में बढ़ता जाएगा, जो भी मान आएगा वो ऋणात्मक में बढ़ता जाएगा। कभी भी वैल्यू है वो प्लस में आने वाली नहीं है, क्योंकि हमें जो मान है वो 0 से बड़े लेने हैं। अब 0 से बड़े मतलब अगर 1 भी रखते हैं यहाँ पर, 0 से जस्ट बड़ा अगर कुछ लें, अगर 1 भी रखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। क्या आ जाएगा, -1। अब 0 से बड़ा कहा है, क्या बोला है, 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा मतलब क्या, हम यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। कितना लिखे, 1/2। तो ये हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि 0 से बड़ा रखा है मतलब हम 1 से रखना स्टार्ट कर दिया, अब सारे माइनस में आ रहे हैं, मतलब जो परिसर है वो पूरा का पूरा ऋणात्मक ही होगा। ऐसी गलती नहीं करनी है। सवाल को एक बार ढंग से वापस समझना है। देखना क्या लिखा हुआ है, फलन दिया हुआ है 2 - 3x, और x का मान कहा है वो 0 से बड़ा लेना है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब क्या, मैं x बराबर 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि क्या बोला है, x का मान है वो रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। ये नहीं कहा कि पूर्णांक है, वास्तविक संख्या बोला है। मतलब आप बटा वाली भी ले सकते हैं, पॉइंट वाली भी ले सकते हैं, अंडूड वाली भी ले सकते हैं। अगर यहां पर मैं 1/2 लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 - 3/2। तो यहां से वैल्यू आएगी 1/2। मतलब 1/2 रखा तो मान कितना आया, 1/2। मतलब धनात्मक मान तो आ रहा है। ये नहीं कि सारे के सारे मान क्या आएंगे, ऋणात्मक। सारे के सारे मान ऋणात्मक नहीं आएंगे, धनात्मक भी आएंगे। केवल कहां तक आएंगे, कि जो मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। 0 से थोड़ा भी अगर बड़ा लिखते हैं, 0 से अगर थोड़ा भी क्या लिखते हैं, बड़ा, तो हमारे पास वो वैल्यू क्या आती है, धनात्मक। मतलब जो मान है, हमारे पास जो प्लस की वैल्यू है वो अधिकतम कितनी आ सकती है, वो अधिकतम कितनी आ सकती है। जैसे यहां पर हम जो अंदर मान रख रहे हैं वो तो सारे क्या है, x की वैल्यू है, पर x की वैल्यू क्या है हमारे पास, रियल नंबर। मतलब जो प्रांत है वो तो क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या। अब परिसर मतलब जो मान रखेंगे तो आएगा क्या हमारे पास, मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। देखना, मान रख रहे हैं तो ऋणात्मक मान तो सारे के सारे आने वाले हैं, मतलब -∞ तक तो सारी की सारी संख्या। अब प्लस के साइड कहां तक आ सकती है, देखना। अभी तो हमने 1/2 रखा है, अगर यहां पर मैं 1/4 रखूं, 1/4, तो फलन क्या आ जाएगा, 2 - 3/4। एलसीएम लेंगे तो 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का गुना 2 के साथ 8, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुना 3 के साथ 3, तो ये आएगा अपने पास 5/4। मतलब आप जैसे जैसे 0 के पास जा रहे हैं, जैसे जैसे 0 के पास जा रहे हैं, जो मान है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। मान क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। 0 से क्या आ रहा था, बढ़ रहा था। अब जैसे देखना, जब हम 0 से बड़े मान मतलब पूर्णांक रखते हैं 0 से बड़े, तो माइनस वाली संख्या आ जाएगी। मतलब सारे के सारे जो मान आएंगे वो किस में आएंगे, ऋणात्मक में। लेकिन जैसे ही हम 1 और 0 के बीच में जाते हैं, 1 और 0 के बीच में, तो हमारे पास जो मान आएंगे, हमारे पास जो मान आएंगे वो प्लस में भी आएंगे। लेकिन 0 नहीं रखना है, लेकिन 0 नहीं रखना। अगर हम 0 रख दें, अगर हम क्या रख दें, 0, तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 × 0, तो आ जाएगा हमारे पास 2, जो कि कभी नहीं आना चाहिए। अगर हम 0 रखते हैं तो मान कितना आता है, 2, जो कि हमारे पास कभी आना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मान का है x का वो 0 से बड़ा है, वो 0 से क्या है, बड़ा।
मतलब जीरो से जैसे ही बड़ा मान लेते हैं, जीरो से जैसे ही बड़ा मान लेते हैं, जैसे जीरो से बड़ा मान लिया हमने 1/4, तो हमारे पास आया 5/4, मतलब एक से थोड़ा ऊपर, एक से थोड़ा ऊपर। मतलब जीरो से हमने मान कहाँ तक लिया, 1/4, तो मान है वह 2 से क्या हो गया, कम हो गया, 2 से क्या हो गया, कम। वैसे ही हमने जीरो से 1/2 लिया, तो जो मान है वो हमारे पास कितना आ गया, 1/2, मतलब और भी कम हो गया, और भी क्या हो गया, कम। मतलब जीरो लेने पर 2 आता है, और जीरो से जैसे ही हम बड़ा मान लेते हैं तो वो 2 से मान क्या हो रहा है, कम। मतलब अधिकतम मान है वो 2 से कम रहेगा, लेकिन 2 कभी भी नहीं होगा। और न्यूनतम मान तो कितना होगा, माइनस का अनंत। तो इसके प्रांत और परिसर लिखें। इसके क्या लिखने हैं, प्रांत और परिसर। देखना प्रांत क्या लिखेंगे इसका, प्रांत तो अंदर जो मान रख रहे हैं वो, और जो अंदर मान रखा है वो क्या है, रियल नंबर। मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत लिख सकते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत। दोनों तरफ छोटे ब्रैकेट है, मतलब इनको शामिल नहीं करना, क्योंकि माइनस अनंत और प्लस अनंत क्या संख्या होती है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अगर हम यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं उसका मतलब होता है उसके पास वाली संख्या को हम शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हम छोटा ब्रैकेट लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनको शामिल नहीं करना। क्योंकि अगर बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि अनंत कहाँ पर है, और अनंत कहाँ है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या ब्रैकेट लगाते हैं, छोटा। क्योंकि बड़ा लगाओगे इसका मतलब तुम इस संख्या को जानते हो, और प्लस अनंत को हम नहीं जानते, तो न ही हम माइनस अनंत को जानते हैं। अगला इसका परिसर, इसका परिसर देखना। अब जीरो से बड़ी वैल्यू अगर पूर्णांक लेते हैं तो सारे के सारे माइनस में मान आएंगे, और जैसे जैसे मान लेंगे एक्स का मान जीरो से ज्यादा, वैसे वैसे माइनस की ओर चलते जाएंगे। अगर एक्स का मान कुछ बड़ा लेंगे तो और भी ज्यादा संख्या माइनस में आएगी। तो लिख सकते हैं कि इसका जो परिसर है वो माइनस अनंत तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है, माइनस अनंत तक। और प्लस के अंदर, प्लस के अंदर देखना, एक्स बराबर जब हम जीरो रख रहे थे तो हमारे पास 2 आ रहा था, और जीरो से थोड़ा भी बड़ा लेंगे तो संख्या किस में आ जाएगी, प्लस में। मतलब 2 से छोटा आएगा मान, 2 से बड़ा कभी भी आने वाला नहीं है, और न ही 2 आने वाला है। क्योंकि 2 भी कब आता है, जब जीरो रखते हैं, लेकिन हमें जीरो नहीं रखना, तो मान है वो 2 से क्या आएगा, छोटा। यहां पर भी छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि छोटे ब्रैकेट यह दर्शाता है कि इस वाली संख्या को हम शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया इसका मतलब 2 को शामिल करना है, यहाँ पर हमें 2 को शामिल नहीं करना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एफ ऑफ जीरो 2 × 3 × 0, ये हो जाएगा 2। और जीरो हमको नहीं रखना, ये भी ध्यान रखना है। आप चाहे तो आप एफ ऑफ 1/2 भी ट्राई कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 2 - 3/2, तो आएगा 1/2। आप चाहे तो 1/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका सार इतना ही है कि प्रांत तो अंदर वह रियल नंबर रखनी है, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत लिख दिया। अब परिसर, अब जो मान आएंगे वो ऋणात्मक में तो अनंत तक आएंगे, लेकिन अगर प्लस की साइड जाए तो 2 तक जाएगा, 2 को शामिल नहीं करना है उसके अंदर, कि 2 से कम होगा, 2 से क्या होगा, कम। कभी भी 2 नहीं होगा, कभी भी 2 नहीं होगा, 2 के पास में जाकर रुक जाना है, 2 को शामिल नहीं करना है। चाहे तो 1.99 लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी 2 नहीं लिख सकते। तो हमने कहा कि माइनस अनंत से लेकर जीरो के पास। अगला है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। फलन है आपकी बार एफ एक्स x² + 2, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, शायद नजर नहीं आ रहा होगा। फलन है हमारे पास x² + 2 का x वास्तविक संख्या है। x क्या है, वास्तविक संख्या, x बिलोंग टू रियल नंबर, ये हमको सवाल में दिया होगा। अपरांत क्या है, जो अंदर मान रखेंगे वो, और अंदर जो मान रखने हैं वो सारे क्या रखने हैं, रियल नंबर। मतलब इसका जो प्रांत होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत। इसका जो प्रांत होगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत। अब हमें चेक करना है इसका परिसर। क्या चेक करना है, परिसर।
वास्तविक संख्या रखनी है। अगर यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 0, तो क्या होगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर मैं प्लस 1 लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ -1, x के जो क्या लिखा -1, -1 का स्क्वायर प्लस 2, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। देखना +1 के लिए भी 3 आ रहा है, -1 के लिए भी 3 आ रहा है, क्योंकि फलन के अंदर x का स्क्वायर दिया है। धनात्मक मान रखोगे तो भी प्लस में आएगा, माइनस वाला मान रखोगे तो भी प्लस में आएगा। मतलब यहाँ पर आप संख्या चाहे प्लस के लो या माइनस के लो, मान तो एक ही आने वाला है। अगर मैं यहाँ पर -2 भी लेता हूँ तो क्या मान आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6। मतलब मान देखना 2 से बड़ा ही आएगा, मान है वो 2 से बड़ा ही आएगा, कभी भी छोटा आने वाला नहीं है, क्योंकि जो x स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, मतलब प्लस का 2 है। क्या दिया हुआ है प्लस का 2, मतलब जो x का मान है वो हमेशा 2 से बड़ा आएगा। चाहे आप यहाँ पर 0 रखोगे तो भी 2 आएगा, माइनस की कोई वैल्यू रखोगे 2 से बड़ा हो जाएगा, प्लस की वैल्यू रखोगे तो भी 2 से बड़ा हो जाएगा, अगर बटा में भी कुछ लिखोगे तो भी 2 से बड़ा हो जाएगा, बटा के अंदर माइनस वाली संख्या लिखोगे तो भी 2 से बड़ा हो जाएगा। मतलब ये कभी 2 से छोटा होने वाला नहीं है। तो प्रांत हमने लिखा -अनंत से प्लस अनंत। क्या यहाँ से कोई भी मान है वो ऋणात्मक आएगा? नहीं आएगा। न्यूनतम कितना आ सकता है 2, न्यूनतम कितना आ सकता है 2, चाहे आप प्लस के रखो या माइनस के रखो, कुछ भी संख्या रखो, न्यूनतम कितना आएगा 2, 2 से कभी छोटा नहीं होगा। पर अधिकतम कितना आ सकता है? अधिकतम तो अनंत तक जा सकता है। तो इसका जो परिसर होगा, इसका जो परिसर होगा, छोटे से छोटा मान कितना आएगा इसका? बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अब की बार 2 को शामिल करना है। न्यूनतम मान कितना आएगा 2, और अधिकतम मान कितना जा सकता है? अधिकतम मान जा सकता है अनंत। कहाँ तक जा सकता है? अनंत की ओर। तब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? छोटा ब्रैकेट। मतलब 2 से लेकर 2 को शामिल करोगे और उससे बड़े मान कहाँ तक जाना है? अनंत तक जाना है। तो ये हो जाएगा इसका परिसर। 2 से कम कभी मान नहीं आएगा, क्योंकि प्लस के अंदर क्या लिखा हुआ है 2। अगला f ऑफ x, x एक वास्तविक संख्या है। अब की बार फलन क्या दिया हुआ है? f ऑफ x, जहां पर x क्या है? f ऑफ x बराबर x दिया है और कहा गया है x बिलोंग टू रियल नंबर। मतलब इसका जो प्रांत होगा, अंदर जो भी मान रखेंगे वो क्या होगा? वास्तविक होगा। और वास्तविक है तो उसको हम क्या लिखते हैं? -अनंत से लेकर प्लस का, यही लिखते हैं, -अनंत से प्लस का अनंत। अब की बात है जो मान रखते हैं वो का वो मान आता है, जो मान रखते हैं वो का वो मान आता है। मतलब f ऑफ 0 रखेंगे 0 आएगा, f ऑफ 1 रखेंगे 1 आएगा, f ऑफ 2 रखेंगे 2 आएगा, f ऑफ -1 रखेंगे -1 आएगा, -5 रखेंगे -5 आएगा। मतलब जो प्रांत का मान रखोगे वो का वो मान किसका आएगा? परिसर का। मतलब ये प्रांत है तो इसका जो परिसर होगा वो भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर। परिसर भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर। परिसर को और किस प्रकार से लिखे? -अनंत प्लस अनंत, ये हो जाएगा इसका परिसर। अधिक से एक्सरसाइज में इतने ही सवाल थे। इसके साथ ही अपनी ये जो 2.3 प्रश्नावली थी वो भी अपने यहीं पर समाप्त होती है। सिंपल सवाल थे, कुछ सवाल ऐसे थे जाओ समझने के थे, अगर उनको ध्यान से समझा जाए तो एक्सरसाइज के अंदर कोई भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। धन्यवाद।